हाँ तो दोस्तों आ गए हैं हम अपनी एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 11th क्लास का चैप्टर रहने वाला है और हम इस चैप्टर की सारी जो एक एक लाइन है उनकी स्टडी करेंगे, लेकिन करेंगे सब कुछ शॉर्टकट में। कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी जो क्लास है, पूरे का पूरा जो एटम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम है 11th क्लास का, हम जितने कम टाइम में हो सकता है उतने कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हम इसको 1-1.5 घंटे में ही खत्म कर दें, 1 घंटे में ही खत्म कर देंगे लगभग। ठीक है, बहुत सब कुछ एक एक लाइन का मतलब निकालेंगे और वही चीज पढ़ेंगे जो हमारी 11th क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनसीईआरटी का लेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब निकालेंगे और बताएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आखिर है क्या। और इस चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट है या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, उनको हम बड़े बारीकी से देखेंगे और देखेंगे कि हाँ ये चैप्टर जो है बहुत हलवा चैप्टर है, ऐसे करके हम सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखिए क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो चैप्टर है वो बताया गया है कि जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एटम का नेचर कैसा होता है। ठीक है, और इसी का जिक्र करते हुए जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहली बात पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम डाल्टन्स लॉ। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि अलग अलग टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने से पहले क्या किया गया है, जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री की क्लास नहीं है तो हम हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम सीधा बात करेंगे कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने जो मॉडल्स दिए थे वो क्या काम करते हैं और उन्होंने अपने मॉडल्स में क्या क्या बातें बताई थी। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं डाल्टन साहब। डाल्टन साहब ने बताया था कि कोई भी अगर चीज है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है, वो किससे बना है, वो बना है एटम से। ठीक है, एटम से बना है और जो एटम है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है। डाल्टन साहब ने ये बात कही। डाल्टन साहब के बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं थॉमसन। थॉमसन बोलते हैं कि जो एटम है, एटम कुछ नहीं है, एटम एक तरह का वाटरमेलन है। जैसे वाटरमेलन को हम काटते हैं ना, जैसे हमने वाटरमेलन काटा, वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं। जैसे ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर क्या है, सीड्स हैं, सीड्स हैं। ठीक है, अब जो ये सीड्स हैं ये बोलते हैं कि जो ये सीड्स हैं ये ग्रीन कलर के, ये है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। और उन्होंने बोला कि जो ये सीड्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज है और इन सीड्स का उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और उन्होंने साथ में एक बात और बोली कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अकेले नहीं है, इसके चारों तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं जिन्हें बोलते हैं हम प्रोटॉन। ठीक है, अब इन्होंने ये बात बोली, उसके बाद बहुत सारे डिस्कवरी हुई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी, उन्होंने बताया कि कैसा होता है एटम, क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एटम जो है, रदरफोर्ड साहब भी अपनी एक थ्योरी देते हैं। रदरफोर्ड साहब भी बताते हैं कि असल में एटम है क्या, इसका नेचर किस तरह का है, इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके जो डिटेल स्टडी है वो तो 12th क्लास में करेंगे क्योंकि वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है। लेकिन 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने बताया रदरफोर्ड ने, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हम गोल्डन फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या किया, एक गोल्डन फॉइल ली, मतलब एक गोल्डन की एक शीट ली। ठीक है, और उसने क्या किया, ये जो शीट है, ये जो मान लीजिए ये जो शीट है, ठीक है, ये आपकी गोल्डन शीट है, ये वाली जो है गोल्डन शीट है। ठीक है, इन्होंने गोल्डन शीट ली है, फिर गोल्डन फॉइल ली। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल बीम इसके ऊपर छोड़ी। अल्फा पार्टिकल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इस शीट के ऊपर बौछार कर दी, मतलब एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल गन ली। अल्फा पार्टिकल गन से इन्होंने क्या किया, इस जो एलिमेंट, जो ये गोल्डन फॉइल है, इसके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बौछार करना स्टार्ट कर दी। अब जब अल्फा पार्टिकल जब इसके ऊपर पड़ते हैं तो इसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास कर जाते हैं। तो जब ये अल्फा पार्टिकल पास कर जाते हैं तो ये बोलते हैं कि ये देखिए कि अगर किसी भी चीज के अंदर से अल्फा पार्टिकल पास कर गए हैं, इसका मतलब क्या है कि एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। कि जो ये एटम है ना, ये एटम है क्योंकि इसके अंदर से क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल पास कर रहे हैं, ऐसे करके पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस ऐसा है जो खाली पड़ा है।
है ना, तभी तो ये पास कर पाए, ठीक है, वरना अगर ये बहुत सारा स्पेस खाली नहीं होता तो ये पास नहीं कर पाते। एक चीज हो गई। अब दूसरा वो क्या बोलते हैं, जब अल्फा पार्टिकल इस फॉइल से टकराता है तो कुछ अल्फा पार्टिकल टकराने के बाद वापस लौट जाते हैं। देखिए ये पार्टिकल इधर गया और टकराया, टकराने के बाद वापस लौट गया, ठीक है। जब ये वापस लौटता है तो इसका मतलब ये है कि जो एटम है इसके सेंटर में कुछ तो ऐसा है जिससे ये अल्फा पार्टिकल टकराया और टकराने के बाद वापस आ गया, टकरा के वापस आ गया। लेकिन साथ में ये भी बोलते हैं क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है ये इसकी इतनी हाई स्पीड है, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड है। क्यों? क्योंकि अब ये बोलता है कि अगर इतनी स्पीड का पार्टिकल टकराने के बाद वापस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो एटम है उसके अंदर कुछ ना कुछ बहुत भारी चीज है, बहुत हैवी चीज है, ठीक है। अब ये बताता है दूसरी चीज कि जो अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, जब इसके ऊपर टकराता है तो टकराने के बाद वापस आता है तो कंक्लूजन निकालते हैं कि इसके अंदर क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है जो सेंटर में है, और जो ये न्यूक्लियस है ये बहुत भारी है, ठीक है। क्या है न्यूक्लियस? बहुत भारी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये बताता है कि जो ये न्यूक्लियस है ना, ये ही क्या करता है, ऑलमोस्ट ऑल द मास इन न्यूक्लियस, कि जो एटम है इसका पूरा का पूरा मास जो है इसके न्यूक्लियस में है। जो ये एटम है ये बीच में इसका न्यूक्लियस है। ये बोलता है कि ये जो न्यूक्लियस है बहुत हैवी है, बहुत भारी है, ठीक है। स्मॉल तो है ही है, ठीक है, उसके अलावा क्या है, बहुत भारी भी है। और जो इस एटम का जो मास है सारा का सारा कहां पे है, इस न्यूक्लियस के अंदर ही है, ठीक है। ये चीज बताता है। और तीसरी चीज बोलता है कि ये जो एटम है इसके चारों तरफ कुछ चक्कर काट रहा है, चारों तरफ कुछ घूम रहा है, और ये घूमने वाली चीज और कुछ नहीं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या है ये घूमने वाली चीज? इलेक्ट्रॉन है। तो रदरफोर्ड साहब ये बताते हैं कि हमारे पास क्या है, एक एटम है, एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के जो पूरा एटम का जो मास है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बोलते हैं कि इसके चारों तरफ एक पार्टिकल चक्कर काट रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। ये रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड एटम मॉडल से हमें बात पता चलती है, ठीक है। अब देखिए, अब छोटी छोटी सी कुछ आपके पास डेफिनेशंस आती है, कुछ चीजें आती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक है कि एटॉमिक नंबर। देखिए कोई भी चीज होती है, कोई भी हमारे पास, मान लीजिए आप ले लीजिए जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, यहाँ पे लिखा होता है 8, यहाँ पे लिखा होता है 16, है ना। अब ये जो 8 है इसका मतलब क्या है, जो ये 16 है इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं कि ये 8 का मतलब क्या है, 16 का मतलब क्या है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें ये पढ़ने के बाद। अब बताते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है वो हम करते हैं जेड से डिनोट, ठीक है। एटॉमिक नंबर करते हैं हम जेड से डिनोट। अब इस एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इस एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर जेड, जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी चीज आती है मास नंबर। अब मास नंबर क्या है? मास नंबर कुछ नहीं है, जितने भी प्रोटॉन है और जितने भी न्यूट्रॉन है उन दोनों का अगर सम कर दिया जाए, ठीक है, जितने भी प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनका सम कर दिया जाए तो वो क्या निकलता है, मास नंबर निकलता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको करते हैं ए से डिनोट, ठीक है। अब इसको इस तरह से मान लीजिए, जैसे मेरे पास कोई भी मान लीजिए मेरे पास एक नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन में जो यहां पे नीचे लिखा होगा, ये लिखा होगा तुम्हारा Z, मतलब एटॉमिक नंबर लिखा होगा। जो ऊपर लिखा होगा ये होगा A, ठीक है, ऊपर क्या लिखा होगा, A। इस A का मतलब क्या है? इस A का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो है A का मतलब। A मतलब मास क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये
नाइट्रोजन है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 14 है। तो 7 क्या है, 7 है तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और 14 क्या है, 14 है तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को मिला के कितना है उसका 14 नंबर बनता है। ठीक है, समझ में आ गया, छोटी सी चीज, ये छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम की चीज है। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। ठीक है, हकीकत में क्या है कि अभी आपकी 11th क्लास स्टार्ट हुई है तो आपको ये चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो हमें पता लग गया। उसके बाद हमें पता लग गया एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, अब हमें पता लग गया मास नंबर क्या है। जो ऊपर दिया होता है ये दिया होता है तुम्हारा मास नंबर, और नीचे दिया होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, है ना। ये होता है मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद एक छोटी छोटी सी कुछ टर्म्स आती है। सबसे पहले आता है हमारा आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं जब मान लीजिए हमारे पास कोई सेम एलिमेंट है। ठीक है, आइसोटोप्स में होता है जब हमारे पास कोई भी सेम एलिमेंट है। सेम एलिमेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि अगर उस हाइड्रोजन के अंदर, जो हाइड्रोजन है उसके अंदर अगर सेम नंबर ऑफ एटम है, एटम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एटम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मींस टू से जो Z है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए 1 1 दोनों में सेम है। ठीक है, लेकिन जो हमारा मास है, जो हमारा मास नंबर है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए सेम एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, बट मास क्या है, अलग अलग है। इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। इसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। ठीक है, अब आता है फिर आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है, आइसोबार, ठीक है, आइसोबार में बस थोड़ा सा इसका अलग होता है। उसमें क्या है, अब मान लीजिए मेरे पास 2 अलग अलग तरह के, ठीक है, 2 अलग अलग तरह के, यहां पे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक मान लीजिए कार्बन है मेरे पास, ठीक है, और एक मेरे पास है कार्बन है, एक है मेरे पास नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है जी, मेरे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट है। अब ये बोलता है कि इसका जो मास नंबर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बिल्कुल हमें पता है कार्बन का ही मास 14 होता है, और हमारा जो नाइट्रोजन है उसका मास भी 14 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी चीज बदल जाती है। जो नीचे होता है एटॉमिक नंबर वो क्या है, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट हमारे पास 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों एलिमेंट का जो मास नंबर है वो सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स बोलेंगे। ठीक है, आइसोबार बोलेंगे इसको। ठीक है, समझ में आया, आइसोटॉप किसे कहते हैं और आइसोबार किसे कहते हैं।